नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और आज हम पढ़ने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल में अगर आप पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज ऑफ एटम कैसे वेरी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है ये सवाल और इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। साइज ऑफ एटम, देखिए सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि साइज ऑफ एटम मतलब ये, अगर ये साइज ऑफ एटम हो गया मान के चलिए तो ये हो जाएगा इसका रेडियस। तो जब कभी भी आप साइज ऑफ एटम की बात करते हैं तो यानी आप एटॉमिक रेडियस की भी बात करते हैं। ठीक, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ कि जब कभी भी आप साइज ऑफ एटम को डिस्कस करेंगे तो उसमें आर्गन, जो एक इनर्ट गैस है जिसको हम नोबल गैस भी कहते हैं, उसका जिक्र हम नहीं करेंगे। ठीक है, यानी आप सिर्फ क्लोरीन तक का टेबल बनाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, क्यों होता है एटॉमिक साइज का वेरिएशन, क्या रीजन है और कैसे वेरी करता है ये जानते हैं। देखिए सोडियम की हम बात करते हैं तो सोडियम में ये न्यूक्लियस है और ये इसके पास 3 शेल्स है। ये जानना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो आप सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रोटॉन होंगे 11, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 11। ठीक है, क्योंकि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, जरूरत भी नहीं है। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने की ये है कि किसी भी एटम की संरचना में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो इसका साइज ऑफ एटम से क्या लेना देना है वो समझते हैं। देखिए आप देखिए कि ये जो प्रोटॉन्स है ये न्यूक्लियस में ही केंद्रित है, यानी इनकी जगह सिर्फ न्यूक्लियस में है। ये 11 के 11 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, फिर 8 इलेक्ट्रॉन आपके दूसरे शेल में होंगे और फिर बचा कुचा 1 इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट शेल में होगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर केंद्रित नहीं है, उनकी जो पावर है ना वो एक जगह पर नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, बिखरे हुए हैं। जब कोई भी चीज बिखर जाती है तो उसकी एनर्जी अपने आप कम हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब आप क्लासरूम में होते हैं तो आप जब शोर मचाते हैं तो बाजू वाला क्लास भी डिस्टर्ब करता है। अगर टीचर नहीं, आप शोर मचा रहे हैं, बाजू वाला क्लास डिस्टर्ब करेगा। ठीक है ना। वहीं अगर आप बच्चों को ग्राउंड में कहीं की स्प्रेड हो जाओ, कोई कहीं खड़ा हो जाए, कोई कहीं खड़ा हो जाए, कोई कहीं खड़ा हो जाए, और दूर दूर खड़े होकर अगर आप चिल्लाना शुरू करें, भले ही आप क्लास के अंदर 40 की स्ट्रेंथ में थे, चिल्ला रहे थे, वही चीज अगर आप ग्राउंड में करते हैं दूर दूर खड़े होकर, तो आपकी आवाज का कंपैरिजन देख लीजिए। यानी जब आप पास पास होते हैं तो आपकी एनर्जी ज्यादा होती है। सिमिलरली अगर आप ग्राउंड में भी एक जगह खड़े होकर हिप हुर्रे करते हैं या कोई कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं तो आपकी आवाज ज्यादा होगी। वहीं अगर आप बढ़ जाएंगे तो आपकी आवाज अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉन्स का केस है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अलग अलग शेल्स में दूरी पर बटे हुए हैं, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में दूरी है और प्रोटॉन सारे के सारे एक जगह पर हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होने के बावजूद भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रोटॉन की एनर्जी होने के बाद क्योंकि वो एक जगह पर है उनकी एनर्जी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, ऑल्सो आप जानते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। आप कहेंगे मैम इलेक्ट्रॉन भी तो अपनी तरफ खींच सकता है, बिल्कुल खींच सकता है, लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा इलेक्ट्रॉन्स है ही कहाँ एक जगह, वो तो बटे हुए हैं ना, बिखरे हुए हैं, तो उनकी एनर्जी एक जगह पर फोकस नहीं होने की वजह से कमजोर पड़ गई है। जबकि प्रोटॉन सारे इकट्ठे हैं तो ऑफ कोर्स इनकी एनर्जी बरकरार है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप ये समझ पाएंगे कि इस अट्रैक्शन की वजह से ही मान लीजिए कि न्यूक्लियस का एक साइज हो गया है। ये मान के चलो कि ये रहा आपका न्यूक्लियस का साइज। ठीक है, अब अगर आप मैग्नीशियम की बात करें तो इसी एक एटम से आप सब समझ सकते हैं। एटम क्या था, न्यूक्लियस, और ये है 3 शेल। आप जानते ही हैं कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स पीरियड नंबर 3 के हैं और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स के पास 3 ही शेल्स होंगे। तो ये 3 ही शेल्स है, ये तो न्यूक्लियस हो गया, यहाँ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये 3 शेल्स है। जब आप मैग्नीशियम की बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर है 12, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें। ये तो सारे एलिमेंट्स में सेम रहेगा, 2 और 8। लास्ट में सोडियम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन था और मैग्नीशियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर प्रोटॉन 12 है
और इलेक्ट्रॉन 12 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गए हैं सोडियम के कंपैरिजन में, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ गए हैं। और क्योंकि प्रोटॉन एक ही जगह पर केंद्रित हैं, बीच में ही है और सारे इकट्ठे हैं, तो ऑफ कोर्स उसकी एनर्जी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाएगा। ठीक है। अब मैग्नीशियम का साइज सोडियम के मुकाबले छोटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोडियम के केस में प्रोटॉन 11 थे। 11 इलेक्ट्रॉन्स जितनी एनर्जी लगा पाएगा, उसके मुकाबले जब यहाँ पर प्रोटॉन 12 है तो वो ज्यादा एनर्जी लगा पाएगा ना। अब आप कहेंगे मैम इलेक्ट्रॉन भी तो 12 हो गए, तो मैं फिर से बोलूंगी बच्चों की इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड हैं, बिखरे हुए हैं, बट गए हैं, एक जगह पर नहीं है। इस वजह से उनकी एनर्जी काम नहीं करेगी। प्रोटॉन उनको अपनी तरफ खींचेगा तो वो खींचे ही चले आएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से साइज श्रिंक हो जाएगा। एल्यूमिनियम के केस में एटॉमिक नंबर 13 है। ठीक, तो एटॉमिक नंबर 13 मतलब प्रोटॉन अब हो गए 13, इलेक्ट्रॉन भी एक बढ़ गया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी 13 हो गए हैं। लेकिन वही बात कि क्योंकि आपका जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में ही केंद्रित है, उसकी एनर्जी 1 यूनिट बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़े हैं माना, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी एनर्जी ना के बराबर हो जाती है। जबकि यहाँ पर एक प्रोटॉन बढ़ जाने की वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी से खींच पाएगा एज कम्पेयर टू सोडियम। ठीक है, तो अल्टीमेटली एल्यूमिनियम का साइज मान के चलो ये हो गया, ये एल्यूमिनियम का साइज है इस तरीके से। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो श्रिंक होता जा रहा है। ऑफ कोर्स श्रिंक होता जा रहा है, क्योंकि आपके पास ये सारे एलिमेंट्स पीरियड नंबर 3 के हैं, इनके पास सिर्फ 3 ही शेल्स हैं, यानी स्ट्रक्चरल ढांचा तो वही है, 3 ही है, 3 से बाहर तो जा नहीं सकते, और उस 3 के अंदर ही बदलाव हो रहा है। न्यूक्लियस हैवी होता चला जा रहा है, मजबूत होता चला जा रहा है, ज्यादा एनर्जी आती चली जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स भी जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन दूर दूर है। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली सिलिकॉन का साइज और छोटा हो जाएगा, फॉस्फोरस का साइज और छोटा हो जाएगा, सल्फर और क्लोरीन हो जाएगा थर्ड पीरियड का सबसे छोटा एलिमेंट। न्यूक्लियस सबसे बड़ा एलिमेंट और क्लोरीन सबसे छोटा एलिमेंट हो जाएगा। न्यूक्लियस का सोडियम सबसे बड़ा एलिमेंट हो जाएगा, सबसे बड़ा एटॉमिक साइज हो जाएगा, और क्लोरीन सबसे छोटा एटॉमिक साइज का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने न्यूक्लियस बोल दिया था, मैं सोडियम बोलना चाह रही थी, Na। ठीक, तो देखिए साइज देखिए 186। अच्छा, एटॉमिक साइज जो है ना, उसका एक यूनिट होता है जिसे हम बोलते हैं पिकोमीटर्स, PICOMETERS। ठीक है, पिकोमीटर्स, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर्स। देखो अब कितना छोटा होता है एटॉमिक साइज, है ना, 10 टू द पावर -12 बहुत छोटा होता है एटॉमिक साइज, राइट। तो सोडियम का एटॉमिक साइज, या फिर आप एटॉमिक साइज को किससे नापेंगे? रेडियस से नापेंगे ना, क्योंकि गोलाकार है तो आप रेडियस से ही नापेंगे ना, राइट। तो एटॉमिक साइज 186 पिकोमीटर्स है, या आप कह सकते हैं कि सोडियम का एटॉमिक रेडियस 186 पिकोमीटर्स है। सोडियम का एटॉमिक रेडियस 186 पिकोमीटर्स है, या एटॉमिक साइज 186 पिकोमीटर्स है। एटॉमिक साइज ऑफ एटम या एटॉमिक रेडियस एक ही बात है, किसी भी टर्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको आंसर यही लिखना है। आप ड्रास्टिकली देखते चले जा रहे हैं कि जैसे जैसे आप क्लोरीन की तरफ बढ़ रहे हैं, साइज ऑफ एटम यानी एटॉमिक रेडियस कम होता चला जा रहा है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इनर्ट गैस को हम क्यों नहीं शामिल करते हैं? यहाँ आर्गन का तो एटॉमिक साइज 71 है, क्लोरीन के मुकाबले कम है, लेकिन यूजुअली जितने भी नोबल गैसेस होते हैं, जिन्हें हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे नोबल गैसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, स्टेबिलिटी होती है, रिएक्ट नहीं करते। हमें ये कहना चाहिए रादर कि वो इनर्ट होते हैं। इनर्ट होने की वजह से उनके अंदर एक स्टेबिलिटी होती है, उस स्टेबिलिटी की वजह से ये इनका जो एटॉमिक साइज होता है वो यूजुअली हैलोजन से बड़ा होता है, ठीक है ना। नॉर्मल केसेस में ये हैलोजन से बड़े होते हैं एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स। तो यहाँ इसलिए आर्गन या फिर किसी भी इनर्ट गैस को आप एटॉमिक साइज के क्वेश्चन के आंसर में नहीं लिखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है ना। ओके फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। एक और चीज समझ लीजिए कि आपको ये जो रेडियस है ना, एटॉमिक रेडियस, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड।
आप सिर्फ एलिमेंट्स देखिए, एलिमेंट्स लिखने हैं आपको। आप एटॉमिक साइज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया कि प्रोटॉन एक जगह होते हैं फिर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, ये एक्सप्लेनेशन आपको पिक्चरल फॉर्म में देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस, ठीक है, या फिर एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। इतना आप लिखेंगे, ये बना देंगे। आप ये साइज बना सकते हैं, और वो भी ये नहीं कि आप मेजर ही करने बैठ जाओ इसके जैसे कि 186 को कैसे ना कैसे करके बना ही लूँ, 1.86 सेंटीमीटर बना लूँ, मीटर्स बना लूँ। मीटर्स तो नहीं बना सकते, पर इस तरीके का कोई भी काम मत कीजिएगा। सिर्फ एक रफली स्केच आप बना के दिखा सकते हैं। नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ या फिर डिक्रीजिंग साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस या फिर डिक्रीजिंग साइज ऑफ एटम्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स लिख दीजिएगा और ये बना दीजिएगा और एक लाइन लिख दीजिएगा, बस हो गया काम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल डिक्रीजेस, ठीक है। इनर्ट गैसेस को नहीं लेंगे हम इसमें, ठीक है। एक तो इनर्ट होती है, रिएक्ट भी नहीं करती हैं, स्टेबल होती है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होती है, और ये पाया गया है कि इनका एटॉमिक रेडियस हैलोजेंस के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल, ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। रेडियस का मतलब एटॉमिक साइज हो गया, ठीक। सो आई होप दिस इज क्लियर। एक छोटा सा लेक्चर था, मिलते हैं अगली बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।